हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। मनी सेंट्रल वो शो है जिसमें हम एक खास बातचीत लेकर आते हैं। आर्थिक स्तर पर जो बदलाव हो रहे हैं, सरकार की नीतियों में जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं, इन सब का असर आपकी जेब पर, आपके निवेश पर और आपकी बचत पर किस तरह से पड़ता है। और ये बातचीत लेकर आते हैं मैं और मेरे सहयोगी प्रवीण शर्मा। हेलो प्रवीण। सो प्रवीण जी से आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहला फोकस तो रहेगा ग्रोथ पर, क्योंकि सुस्त होती ग्रोथ और घटती हुई खपत के बीच हमने देखा कि देश में पॉलिसी लेवल पर दो बड़े फैसले हुए। 7 दिन के भीतर एक तरफ सरकार ने बजट में 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया, दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ने खुशखबरी देते हुए कर्ज सस्ता कर दिया। रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6.25% पर ला दिया गया है और इससे लोन लेने वालों की ईएमआई में कमी का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन क्या जिन बैंकों के यहां आपके लोन अकाउंट चल रहे हैं वो इस फायदे को आप तक उतनी ही जल्दी पहुंचाएंगे? तो इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। बात होगी कि क्या अगले साल कर्ज और सस्ता हो सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट डेटा जो निकल कर आया वो है ई वे बिल्स का, गाड़ियों की बिक्री का, जिससे किस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। जनवरी के आंकड़े सरकार को कितनी तसल्ली देने वाले हैं, इसे समझेंगे। देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी 8वें वेतन आयोग पर भी एक बड़ी खबर आज मनी सेंट्रल में है आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल इकोनॉमिक्स से, लेकिन उसका सीधा रास्ता आपकी जो है जेब से जुड़ा हुआ है। बीते हफ्ते रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को घटा दिया, सस्ते कर्ज का रास्ता साफ कर दिया। रेपो रेट को 6.5% से कम करके 6.25% कर दिया। अब सबके चेहरे खिल गए हैं। लेकिन क्या इस अनाउंसमेंट के बाद हम बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या उतनी ही जल्दी से बैंक आपकी ईएमआई कम करने वाले हैं? आप में से किसी के पास ऐसा ईमेल आया या बैंक से कोई इंडिकेशन आया? मेरे पास तो नहीं आया। तो यही है बड़ा सवाल कि अब सरकार एक्शन में तो आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसे वाकई में इम्प्लीमेंट करने वाले बैंक्स क्या उतनी ही जल्दी से अपना काम करेंगे? तो प्रवीण, सरकार ने तो कदम उठा लिया, अब हम वेट कर रहे हैं, हमारे जैसे आपके जैसे लोन लेने वाले, कि हमें कोई खबर अभी तक नहीं आई है, मिलेगी खबर, नहीं आएगी। सरकार को ये एक्शन तो लेना था, लेकिन अब बैंक्स के पाले में गेंद है। बिल्कुल, सरकार भी इस मामले पे अब नज़र रखे हुए है। यही बड़ी खबर है कि सरकार का पूरा फोकस इस बात पे है कि बैंक किस तरीके से जो आरबीआई ने रेट कट की एक सौगात दी है उसको किस तरीके से पास ऑन करते हैं आम ग्राहकों को, जिनके लोन अकाउंट्स हैं वहाँ पे किस तरीके से रेट कट का फ़ायदा मिलता है। सरकार ये देख रही कि अगले कुछ हफ्तों में क्या बैंक्स रेट कट कुछ करते हैं लोगों के जो लोन अकाउंट्स हैं उसमें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार बैंकों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सरकार बैंकों के साथ वहाँ पे बातचीत कर सकती है, उनको रेट कट करने के लिए, कर्ज सस्ता करने के लिए कह सकती है। बैंकों की दरअसल एक असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की एक पूरी कमेटी होती है, वो फिर डिसाइड करती है किसी भी रेट पे कोई फैसला होता है उसके बाद कि अब उनको ब्याज दर कर्ज पे या डिपॉजिट्स पे ब्याज दरों को किस लेवल पे लेके आना है। तो इस बार अब चूंकि आरबीआई ने रेट कट कर दिया, तकरीबन 5 साल बाद रेट कट हुआ है, तो अब बैंक इसका असेसमेंट करेंगे और अगले कुछ हफ्ते में बैंक इस बारे में फैसला ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आरबीआई सरकार एक्शन में भी है। सरकार इस पे पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि ऐसे वाक़े पहले भी देखे गए हैं। जब 2019 की बात है, जब शक्तिकांत दास गवर्नर थे, तब रिजर्व बैंक ने 0.25% की तब भी कटौती की थी, लेकिन बैंकों ने उसके तर्ज पे केवल 5 बीपीएस की कटौती ग्राहकों के खातों में की थी। और इस वजह से सरकार तब से इस मामले को लेके सख्त बनी हुई है कि जब भी कोई रेट कट होता है तो बैंक उसका पूरा फायदा ग्राहकों तक जरूर पहुंचाए। तो प्रवीण, ये बताइए कि अब आरबीआई ने अपना काम कर दिया, 25 बीपीएस से हमारी ब्याज दर को घटा दिया, तो ये पूरा फायदा जो है वो ग्राहकों तक ट्रांसमिट होगा, वो ट्रांसमिशन जो कहते हैं इसका फायदा? या ऐसा हो सकता है कि प्रवीण का बैंक है कि नहीं भाई मैं इतने ही पॉइंट्स कम करूंगा, प्रियंका का बैंक है मैं इतने ही पॉइंट्स कम करूंगा, ये जो है 25 बीपीएस का पूरा फायदा मिल सकता है या नहीं, या फिर ये बैंकों का डिस्क्रिशन होगा? बिल्कुल, ये बैंकों की वही जो एक कमेटी होती है वो डिसाइड करेगी। और इसमें जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग होता है ना, एमसीएलआर रेट, उसको भी किस बैंक की कितनी कॉस्ट ऑफ फंडिंग है बेसिकली, उस पे बैंक तय करेंगे कि आपको वो कितनी राहत दे सकते हैं। सपोज हो सकता है कोई बैंक आपको 10 बीपीएस की राहत दे,
कोई हो सकता है पूरा 25 बीपीएस की भी राहत यानी 4.25% का कट आपके जो लोन है उसमें टेन्योर या आपकी ईएमआई के तौर पर दिखाई दे। बट ये डिपेंड करेगा अलग अलग बैंक के कॉस्टिंग स्ट्रक्चर, उनके बाकी एक्सपेंसेस पे कि एक कर्ज देने में उनका कितना पैसा खर्च होता है, वो सारे फैक्टर्स डिसाइड होंगे। लेकिन बड़ी बात जो ये है वो ये है कि सरकार की नज़र पूरे तौर पे है। सरकार इस बात की मॉनिटरिंग कर रही है कि क्या बैंक्स, एनबीएफसीज इसकी राहत लोगों तक पहुंचाते हैं या नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस अंत में ग्रोथ पे है और लोगों की जेब में पैसा डालने पर है। चलिए, तो फरवरी में तो मुझे नहीं लगता हमारी ईएमआई में कुछ ज़्यादा बदलाव होगा, लेकिन मार्च के महीने में हम उम्मीद कर सकते हैं। नहीं, हो सकता है अगले 1-2 हफ्ते के भीतर इसको लेकर ओके। डिसीजन आने लगे हैं जी। तो चलिए, तो ये तो फैबुलस फरवरी का सिलसिला जारी रहेगा। हम बार बार 29 में ये कह रहे हैं। रेट कट की बात चली है तो सवाल अभी एक और पैदा हो रहा है कि क्या आने वाले वक्त में आपका कर्ज और सस्ता हो सकता है। ये उम्मीद इस बात से पैदा हो रही है कि कई इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट का मानना है कि अगले फिस्कल में रिजर्व बैंक 0.75% से लेकर 1% तक ब्याज दरों में और कटौती कर सकता है। तो ये खबर जो आ रही है, लग रहा है हमने इसको डिस्कस भी किया था जिस दिन आरबीआई ने ये कट अनाउंस किया था, उसके एक दिन पहले आपने कहा था कि ये महज शुरुआत होगी। तो यानी अगले साल हम और रेट कट्स देखेंगे। अमेरिका में हमने पिछले साल बहुत सारे रेट कट्स देखे, अब वहां पर पॉज आ गया है। अब क्या हमारे बैंक ने, हमारे आरबीआई ने अभी पहला कदम उठाया, हम और देखेंगे क्या? ऐसी सिचुएशन बन रही है? नहीं, बिल्कुल। हम लोगों ने जब पिछला जिस दिन फ्राइडे को रेट कट हुआ था उस दिन भी ये बात कही थी कि रेट कट का ये सिलसिला शुरू हुआ है और आने वाले वक्त में और रेट कट देखने को मिलेंगे, कर्ज आपका और सस्ता होगा। और वही बात अब जो नोमरा के इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने कही है कि इस FY26 में यानी 2025-26 में 0.75% से लेकर के 1% तक का रेट कट आरबीआई करने वाला है। ऐसा हो सकता है। आरबीआई की चिंता जो है वो ग्रोथ से जुड़ी हुई है और उसको ग्रोथ को लाने के लिए रेट्स पर फैसला किया जा सकता है। अभी जब मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी किया था नए गवर्नर ने, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि हम अगली ब्याज दर की कटौती को लेके फ्लेक्सिबल हैं। हम देखेंगे उस वक्त क्या हालात पैदा होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम फैसला करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई के गवर्नर का एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है अब रेट्स को लेके। और माना यह भी जा रहा है कि अगला ही यानी अप्रैल में जब मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी वहां पे भी 0.25% का रेट कट आपको देखने को मिल सकता है। यानी लंबे एक जो 3-4 चरणों में अगर 1% की रेट कट होता है तो आपका जो कर्ज है वो उतना ही और सस्ता हो सकता है। चलिए, तो 5 साल तक कुछ भी नहीं हमने सुना और अब लग रहा है कि 2025 वो साल रहेगा जब आरबीआई को ये कदम उठाना पड़ेगा। एक रेट कट हम देख सके हैं और अभी जो संकेत हैं, जो इंडिकेशन है, वो कह रहे हैं एक और कट हम देखेंगे। हाँ, मतलब 5.5% पे ओवरऑल 2026 का जब एंड होगा फिस्कल का, तो उसके अंत में 5.5% पे रेपो रेट आ सकता है। आपको एक चीज़ और याद दिलाऊं, मई 2020 में जब लास्ट टाइम रेट कट हुआ था तब 4% पे रेपो रेट था। तो अभी भी 5.5 के बाद भी रूम रहेगा। तब उस वक्त अगर हम देखें 2021 के आसपास, तब ब्याज दरें सबसे लो लेवल पे थी। तो अब ये ब्याज दरों का साइकिल अब नीचे आना शुरू हुआ है और अगले कुछ चरणों में उसकी हम देख सकते हैं कि 1% या फिर आगे चल के और गिरावट नजर आ सकती है। दो स्पॉइल स्पोर्ट भी हो सकते हैं, एक महंगाई काबू में रहती है कि नहीं, और दूसरी अर्निंग ग्रोथ जो कंपनियों की है वो कैसी रहती है। नहीं, महंगाई का बैक फैक्टर ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आरबीआई ने उसको भी हम समझ सकते हैं, आरबीआई के पास ज़्यादा डेटा होता है। आरबीआई ने खुद कहा है कि FY26 के लिए जो महंगाई का उनका औसतन रेंज है वो 4.2% रह सकती है। इस साल वो 4.8% है। तो अगर 4.2% रहती है और कंफर्टेबल जोन 4% का है, इसका मतलब ये है कि आरबीआई के पास ये मौका होगा कि वो अगला 0.25% या 1% का रेट कट कर सके। ठीक है, तो रेट कट की ये महज शुरुआत हो सकती है, हम और रेट कट्स देख सकते हैं। हालांकि सवाल इस बात का भी उठ रहा है कि बजट में जो किया गया 12 लाख की कमाई पर 0 इनकम टैक्स कर दिया गया, उसके बाद हमने 0.25% का ये रेट कट भी देख लिया है। क्या ये ग्रोथ को वापस पटरी में लाने के लिए काफ़ी हैं?
क्योंकि कई अर्थशास्त्री इन कदमों को कह रहे हैं कि ये इनसफिशिएंट है। ऐसे आंकड़े भी हैं जो बता रहे हैं कि इकोनॉमी वापस आती हुई भी दिख रही है। तो ऐसा एक अच्छा आंकड़ा आपको बताते हैं। जनवरी के ई वे बिल्स के आंकड़े आपके सामने हैं। जनवरी में ई वे बिल्स में सालाना आधार पर 23.1% का इजाफा दिखा है और ये नंबर 11 करोड़ 81 लाख के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क यानी GSTN पोर्टल में आंकड़ों से इसका पता चल रहा है। बीते साल दिसंबर में ई वे बिल्स का आंकड़ा 11.2 करोड़ पर था, जो अब तक का दूसरा सबसे ऊंचा नंबर था, जबकि इससे पहले अक्टूबर की बात करें तो ये 11.72 करोड़ के पीक पर पहुंच गया था। सो ई वे बिल्स के साथ साथ एक और आंकड़ा ये आ रहा है कि कारों की बिक्री का, और ये एक इकोनॉमी की बेहतरी का सिग्नल होता है। खासतौर पर गाड़ियों की जो डिमांड रूरल एरियाज में दिखाई दे रही है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। जनवरी में रूरल इलाकों में कारों की डिमांड में 18.75% की रफ्तार देखने को मिली है। शहरी इलाकों में उसके मुकाबले कारों की बिक्री जो है वो 13.72 पौने 14% ही बढ़ी है। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि डिमांड है और रूरल इंडिया अगेन आगे आते हुए नजर आ रहा है। जनवरी में कारों के डिस्पैच में सिंगल डिजिट ग्रोथ हुई है, जबकि ओवरऑल रिटेल ग्रोथ 15.5% रही है। OEM मैन्युफैक्चरर्स का इन्वेंट्री लेवल भी घटा है। कार कंपनियों का भी इन्वेंट्री लेवल नीचे आया है। मारुति का डीलर इन्वेंट्री लेवल अब 18 से 20 दिन पर रह गया है। राहत की सांसें ये, हाँ, ई वे बिल्स और रूरल डिमांड, अगेन रूरल जो है वो डिमांड के पहिए को अभी तो घुमा रहा है। बिल्कुल, पूरी इकोनॉमी को अगर अभी कोई संभाल रहा है, उसको अगर समराइज करें हम, तो हम मान सकते हैं कि जो रूरल इकोनॉमी है वहाँ से ही सरकार को भी राहत मिल रही है, पूरे देश को राहत मिल रही है, चाहे खपत हो या बाकी चीज़ें हो। ई वे बिल का जो आंकड़ा है, दरअसल वो वैसे भले आपको सामान्य सा लगे, लेकिन ये इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। ई वे बिल का मतलब क्या हुआ, जो कंपनियां या जो बिजनेसेस सामान बना रहे हैं उसको वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, मतलब अपने राज्य में या दूसरे राज्यों में। और वो जो ट्रक सामान लेके घूम रहे हैं, कम से कम 50,000 रुपये का अगर आपका माल है तो उसके लिए ई वे बिल मैंडेटरी है। लगभग 1.5 करोड़ GSTN के पेयर हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 11 करोड़ 81 लाख या 80 लाख के लेवल पे अगर GST के जो ई वे बिल माफ़ कीजिए पहुँचे हैं, वो ये बताता है कि इकोनॉमी घूम रही है, रफ्तार चल रही है। इसका असर कब दिखाई देगा? इसका असर दिखाई देगा GST के जो नंबर आएंगे फरवरी के, और वो नंबर आएंगे 1 मार्च को। तो ये जो पहिया घूमा है और नए रिकॉर्ड पे ई वे बिल्स आए हैं, ये बता रहे हैं कि इकोनॉमी अब अपने जो लोअर जो स्लो डाउन या सुस्ती का दौर था उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो एक तो ये मामला हुआ, इससे खपत भी की चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जो सामान है वो देश में बिक रहा है, देश के राज्यों में बिक रहा है। दूसरी जो बात आपने कारों की बिक्री की बताई वो भी बेहद सिग्निफिकेंट है, क्योंकि दिसंबर तक लो लेवल रहा, गाड़ियां बिकी नहीं, डिस्काउंट दिए गए। उसके बाद जब जनवरी के रजिस्ट्रेशन के नंबर आ रहे हैं, 15.5% की ओवरऑल ग्रोथ है, और रूरल एरियाज में अगर लगभग 19% के आसपास की रजिस्ट्रेशन कारों की दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब यह है कि रूरल इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इकोनॉमी का जो एक बड़ा पार्ट माना जाता है ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री, जहाँ पे कि बड़े पैमाने पे नौकरियां भी मिलती हैं, तो वहाँ अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है। एक पिछले साल हम एक चीज़ और देख रहे थे, जो गाड़ियों की इन्वेंट्री का लेवल था वो बहुत ज़्यादा था, और अब हम देख रहे हैं कि मारुति का 18 से 20 दिन का आ गया है इन्वेंट्री का लेवल। तो ये भी एक अच्छी खबर है। जो OEM मैन्युफैक्चरर हैं, जो कंपोनेंट बनाते हैं, उनके लिए भी इन्वेंट्री का लेवल कम हुआ है, तो वहाँ पे भी ये अच्छी खबर है। दोनों खबरों को अगर हम क्लब करके देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो दिसंबर क्वार्टर है वो, और उसके बाद जो मार्च क्वार्टर आएगा, इस फिस्कल का लास्ट क्वार्टर आएगा, इन दोनों क्वार्टर्स में हम ग्रोथ की भी रिकवरी देख सकते हैं। इसे कहेंगे ग्रीन शूट्स ऑफ द इकोनॉमी। बिल्कुल, ये ग्रीन शूट्स मुझे लग रहा है कि ये दिखाई देने लगे हैं। इकोनॉमी में खपत फिर से रिकवर कर रही है, और हो सकता है कि जो 6.6% का RBI का अनुमान है, शायद हम उसको सरपास कर जाएं इस बार। चलिए, तो फिर अब नज़र आ रही है रिकवरी। खपत जो सरकार चाहती है कि खपत बढ़े, वो भी नज़र आ रहा है। राज्यों के बीच में सामान की आवाजाही ज़्यादा हो रही है, ई वे बिल ज़्यादा कटे हैं। रूरल में हमने व्हीकल की डिमांड पिकअप होते हुए देखी है, और अर्बन में गाड़ियों के पास जो इन्वेंट्री, गाड़ी कंपनियों के पास, उनके डीलर्स के पास जो इन्वेंट्री पड़ी थी, उनका भी थोड़ा सा वहाँ भी घटते हुए हम देख रहे हैं।
अब बात करेंगे देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया था और इस ऐलान ने इस बड़े तबके में खुशियों की लहर पैदा कर दी थी। अब 8 पे कमीशन को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी और नेशनल काउंसिल जेसीएम के स्टाफ साइड की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई है और माना जा रहा है कि इस बैठक में 8वें वेतन आयोग से जुड़े अहम मसलों पर चर्चा हुई है। अभी 8वें वेतन आयोग के सदस्यों का नाम हमारे सामने नहीं आया है। कर्मचारियों की मांग है कि पे स्केल को मर्ज कर दिया जाए, तो अब इस पर भी हम एक्शन मोड में सरकार को आते हुए देख रहे हैं। तो पूरी तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी, क्योंकि काम तो चल ही रहा है, इस पर बात हो रही है, लेकिन एक सबको चाहिए कि एक हमें नाम नज़र आए, हमें कुछ काम नज़र आए ना। गठन हो जाएगा और ये इसे लागू कर देंगे 2026 से, पर काम भी तो होना होगा उसके लिए। नहीं, बिल्कुल, आज जो मीटिंग हुई है वो इस लिहाज से बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत अहम है, क्योंकि उसमें जो कर्मचारी स्टाफ साइड के जो लोग हैं वो पहुँचे और जो सरकार के लोग हैं वो उपस्थित उसमें रहे। तो इसमें एजेंडा मोटे तौर पे जितनी जानकारी है वो यही है कि सदस्य, जो 8वें वेतन आयोग के सदस्य कौन है वो तय किए जाएंगे कि कौन कौन सदस्य होंगे। दूसरा, उसमें जो वेतन आयोग में लेके जो पे स्केल है उसको लेके कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कुछ डिमांड्स हैं कर्मचारी संगठनों की, वो चाहते हैं कि इनको भी आयरन आउट किया जाए, यहाँ पे चीज़ों को ठीक किया जाए। जैसे एक पे स्केल की डिमांड है कि पे स्केल्स को बेटर बनाया जाए, उसमें बहुत सारे जो पे बैंड हैं उनको कम किया जाए। उन सारी चीज़ों पे इसमें चर्चा आज की मीटिंग में हुई होगी। संभवतः अगले कुछ दिनों में इसका खाका भी निकल के आ जाएगा कि क्या इसके डिटेल्स हैं और कौन कौन मेंबर्स बनेंगे इसके 8वें वेतन आयोग के, क्योंकि अगले साल से ये पूरी सिफारिशें आके सरकार को उसको स्वीकार करना होगा और उसके बाद से उनको एरियर सहित पैसे मिलने का रास्ता भी साफ होगा। तो काम तेजी से सरकार को इस पर भी करना पड़ेगा। तो 2026 से बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको मिलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जैसा 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के लिए लागू होगा, अगले कुछ वक्त में एज इट इज उसको ज़्यादातर स्टेट्स भी स्वीकार कर लेते हैं, तो राज्य कर्मचारियों और उनके जो पेंशनर हैं उनको भी तकरीबन उसी तर्ज पर 8वें वेतन आयोग के फायदे मिलने लगेंगे। चलिए, तो इंतज़ार रहेगा कि इस पर कुछ क्लैरिटी और आएगी। बैठकों के दौर शुरू हो चुके हैं और हमें लगता है कि जल्दी ये सारे जो नियम हैं कि क्या मर्ज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी क्लैरिटी की ज़रूरत है, वो सब हमें जल्द मिल जाएगा। ऑल राइट, तो चलिए प्रवीण, आज की बातचीत को यहीं रैप अप करते हैं। मनी सेंट्रल में इतना ही। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपनी राय, प्रतिक्रिया, रिएक्शन कमेंट बॉक्स में पहुँचाते रहते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। अगर आप हमें क्रिटिसाइज भी करते हैं तो हमें कुछ सीखने को मिलता है, और अगर कुछ टॉपिक पर आप सुनना चाहते हैं हमारी बातचीत तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। मनी 9 देखते रहिए। अभी तक मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। शुक्रिया।